हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, अगर आप जैक बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं या एमपी बोर्ड से हैं और अगर या फिर किसी भी बोर्ड से हैं प्यारे बच्चों, और आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चुना है और एग्जाम देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्योंकि आज के क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्लास करने वाले हैं। वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे, चाहे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर आपको कभी कभी खाली जगह देते हैं, बहुत सारे बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं खाली जगह के रूप में, तो वो भी आप आसानी से भर लेंगे यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। इसलिए ये क्लास आप सबके लिए बहुत ज़्यादा खास है। अच्छी तरह से देखिएगा, मैं सारे कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा और क्वेश्चन आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट प्यारे बच्चों। ये हमारा है प्यारे बच्चों जैक बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान या छत्तीसगढ़, हरियाणा, किसी भी बोर्ड से आप, तो ये क्लास आपके लिए स्पेशल है, क्लास 12th इकोनॉमिक्स, ठीक है। और आज की क्लास में सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो प्यारे बच्चों, अगर आज का क्लास अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा, या फिर क्वेश्चंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएंगे। इसमें से कौन सही है कौन गलत है इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं तो वो भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। या फिर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक शब्दों में, दो शब्दों में, है ना, वन लाइन में, तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकेंगे। क्लास को अच्छी तरह से करना है लास्ट तक। चलिए करते हैं इस सेशन को स्टार्ट। पहला आपका क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो इस एक दूसरे के बदले में प्रयोग करते हैं, ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं प्यारे बच्चों अस्थानापन्न वस्तु। क्या बोलते हैं इसको? अस्थानापन्न वस्तु बोलते हैं, याद रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल के रूप में प्यारे बच्चों चाय और कॉफी। अगर चाय का कीमत बढ़ जाता है तो लोग चाय पीना छोड़ देते हैं और लोग क्या पीना शुरू कर देते हैं? कॉफी पीना शुरू कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों अस्थानापन्न वस्तु, गुड्स। ये अस्थानापन्न वस्तु इसको बोलते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना। क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा एक दूसरे के बदले में? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला, मांग वक्र की ढाल सामान्यतः होती है। मांग वक्र का जो ढाल होता है प्यारे बच्चों ये हमारा कैसा होता है? तो इसका ग्राफ देख लीजिए। ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई है, वाई अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष, है ना। और इधर हमारा वस्तु की कीमत, इधर वस्तु की मात्रा। यह प्यारे बच्चों हमारा ये होता है मांग वक्र, हमारा डिमांड कर्व। ये कैसा होता है? ये हमारा बाएं साइड से दाएं साइड नीचे की ओर झुका हुआ। और ये कैसा ढाल का होता है? ऋणात्मक होता है, याद रखेंगे। मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग का संकुचन तब होता है जब। मांग का संकुचन का मतलब होता है मांग में कमी। और मांग में कमी कब होती है? जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग में कमी आ जाती है। यानी कि प्यारे बच्चों जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ जाती है। गलत बात है, जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों मांग का संकुचन। क्या बोलते हैं इसको? मांग का संकुचन, मांग का सिकुड़ जाना। ये कलम 5 रुपए में है तो सब कोई खरीदेगा, इस कलम का कीमत 5000 हो जाए तो छोड़ देंगे सब खरीदना, यानी कि मांग का हो जाएगा कमी, इसको बोलेंगे मांग का संकुचन। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित करते हैं? राष्ट्रीय आय जब भी गणना किया जाता है तो प्यारे बच्चों हमेशा अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को जोड़ा जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आय में प्रमुख से नई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, इन सबको शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 5 नंबर का, कि मूल्य में वृद्धि होने से गिफिन वस्तुओं की मांग में क्या होगी? मूल्य में वस्तु अगर वृद्धि हो रहा है, मूल्य में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? वृद्धि हो रहा है, तो जो गिफिन वस्तु है, गिफिन वस्तु मतलब कि ऐसी वस्तुएं एक तरह से सामान्य स्तर, निम्न स्तर से भी थोड़ा कम होता है, जैसे कि मोटे अनाज हो गए, ज्वार, बाजरा, रागी, मकई, है ना, मक्का। इन सब का कीमत बढ़ता है ना तो लोगों को पता चलता है कि यार ये वस्तु खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ा हुआ है, मतलब कि ये हमारे सेहत के लिए लाभदायक है। ब्रांड वाली चीज हो गया ना, कीमत बढ़ने से तो लोग उसका डिमांड बढ़ा देते हैं। तो गिफिन वस्तुओं का कीमत क्या होता है? वस्तु कीमत बढ़ने से मांग बढ़ जाता है, याद रखेंगे। तो कीमत बढ़ने से मांग बढ़ जाता है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आयताकार अति परवलयिक जो मांग वक्र होता है इसमें ये क्या दिखाता है? तो जो आयताकार अति परवलय मांग वक्र होता है प्यारे बच्चों ये हमारा इसका हमेशा मांग की लोच किसी भी बिंदु पर निकालोगे तो इकाई के बराबर होता है। किसके बराबर? इकाई के बराबर, अर्थात ईडी बराबर 1 होता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7वां नंबर का, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। जो आवश्यक वस्तु होती है प्यारे बच्चों इसकी मांग की लोच क्या होती है? इसकी मांग की लोच हमारा ईडी बराबर 0 होती है,
क्योंकि इसकी कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए लेकिन इसकी मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये आवश्यक वस्तु है, खरीदना ही पड़ेगा। दवाई का कीमत चाहे 10 टका हो, 10 रुपया हो, 10,000 रुपया हो, लेना ही पड़ेगा, अन्यथा हमारी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा या फिर आपका जो है ढेर प्रकार की बीमारी हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारा मांग वक्र, इसका मांग की लोच शून्य होती है। सीमांत उपयोगित उपभोग प्रवृत्ति किसको बोलते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसका फॉर्मूला होता है व्यक्ति के आय में परिवर्तन होने से व्यक्ति के खर्च में कितना परिवर्तन हुआ, इसी को बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। यानी कि व्यक्ति के इनकम में परिवर्तन होने से व्यक्ति के खर्च, वाई मतलब आय, इनकम, और सी मतलब कंजप्शन यानी कि खर्च। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, साम्य। साम्य किसको बोलते हैं? साम्य बोलते हैं ये संतुलन को। साम्य किसको बोलते हैं? संतुलन। साम्य वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न हो, यह कथन किसका है? यानी कि संतुलन की स्थिति में जब हमारा मांग और सप्लाई पूरा का पूरा स्थिर रहता है, ऐसी स्थिति में कोई गति नहीं होता है। यह कथन हमारा दिया था स्टिगलर साहब ने। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसने राष्ट्रीय आय का लेखांकन का सबसे पहला प्रयास किया था? तो सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय का लेखांकन का प्रयास ग्रेगरी किंग ने किया था। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता का मांग वक्र कैसा होता है? जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, यहाँ पर जो मांग वक्र होता है प्यारे बच्चों, ये होता है हमारा क्या? पूर्णतः लोचदार, है ना। क्या होता है? पूर्णतः लोचदार होता है, ईडी बराबर इन्फिनिटी एक तरह से, है ना। तो पूर्णतः लोचदार, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं? कुल आय और कुल उपभोग, यानी कि कुल आय, एक तो हो गया हमारा टोटल इनकम, और एक हो गया हमारा टोटल कंजप्शन। तो इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या बोलते हैं इसको? औसत उपभोग प्रवृत्ति। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला, भुगतान संतुलन का घाटा किसके द्वारा ठीक किया जाता है? अगर भुगतान संतुलन में हमारा घाटा हो गया, वस्तुओं का आयात निर्यात किए, उसमें हमारा घाटा हुआ, तो अब इसको कैसे सही करेंगे? आयात प्रतिस्थापन, आयात को घटा देंगे, निर्यात को बढ़ा देंगे, उत्पादन को बढ़ा देंगे, इन सब के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? घाटा को कम करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बाजार में हमारा ए आर बराबर एम आर होता है? कौन सा ऐसा बाजार है जहां पर हमारा ए आर और एम आर बराबर हो जाता है हमारा? तो हमारा वाई अक्ष ये हो गया, एक्स अक्ष ये हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, जहां पर हमारा एम आर बराबर ए आर बराबर वस्तु की कीमत पी के बराबर होता है, और ये हमारा एक्स अक्ष के समांतर होता है। तो एम आर बराबर ए आर बराबर पी, ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नरसिम्हम समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्यारे बच्चों, ये समिति हमारा है नरसिम्हम समिति। इस समिति का गठन 2 बार हुआ था। एक हमारा हुआ था पहली नरसिम्हम समिति। तो पहली नरसिम्हम समिति का गठन प्यारे बच्चों आपका हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। और दूसरा नरसिम्हम समिति प्यारे बच्चों, इसका गठन हुआ था 1998 में। कब हुआ था हमारा? 1998 में। और ये नरसिम्हम समिति किसके लिए बनाया गया था? ये नरसिम्हम समिति प्यारे बच्चों बैंकिंग सेक्टर में, है ना, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बनाया गया था हमारा। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए नरसिम्हम समिति बनाया गया था। अध्यक्ष कौन थे? नरसिम्हम कौन थे? आरबीआई के गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा। तो बैंकिंग लोकपाल योजना प्यारे बच्चों लाया गया था भारत में 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, सामान्य रोजगार का सिद्धांत, ये हमारा किसने दिया था? ब्याज, ये हमारा जॉन मेनार्ड कीन्स ने, JM कीन्स ने दिया था। ऑप्शन हमारा, ये पुस्तक किसने लिखा था? जॉन मेनार्ड कीन्स ने। एडम स्मिथ ने एक किताब लिखा है, उसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा कथन हमारा इसमें से सही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से कौन सा कथन हमारा सही है? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, MPC प्लस MPS का मान हमेशा इसको जोड़ते हैं तो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1 के बराबर होगा। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, अन्य बातों को अगर समान रखें तो कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक जो संबंध होता है ना, अन्य सभी बातों को अगर सामान्य रखें तो पूर्ति और कीमत के बीच जो संबंध पाया जाता है, वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की पूर्ति यानी कि सप्लाई बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत घटने से वस्तु की सप्लाई भी, पूर्ति भी घट जाती है। इसको कहते हैं पूर्ति का नियम। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पूर्ति का नियम। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, पूर्ति के नियम में वस्तु की कीमत और सप्लाई के बीच सीधा संबंध, बढ़ने से बढ़ जाएगा, घटने से घट जाएगा, तो डायरेक्ट संबंध हमारा।
ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से हमारा कौन है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अभी फॉर्मूला बताया, डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता हमारा क्या होता है? ये हमने क्वेश्चन बार बार ग्राफ के माध्यम से आपको पढ़ाया हुआ है। जब हमारा कुल उपयोगिता अधिकतम पर पहुंच जाती है प्यारे बच्चों, तो हमारी सीमांत उपयोगिता जो है जीरो हो जाती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम, तो सीमांत उपयोगिता हमारा, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, ये हो गया टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, तो ये हमारा शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता निगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ये दोनों संबंध याद रखना है आपको। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का, सबसे पहले किसने माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था? व्यष्टि और समष्टि, ये दो शब्द है। व्यष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों माइक्रो, क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो। और समष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो। ये दोनों का दोनों शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ग्रीक भाषा का। सबसे पहले इन दोनों शब्दों को प्रयोग करने वाला जो अर्थशास्त्री है उसका नाम है रैगनर फ्रिश। क्या नाम है प्यारे बच्चों? रैगनर फ्रिश। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अर्थव्यवस्था है जहां पर कीमत को ध्यान में रख करके निर्णय लिया जाता है कीमत तंत्र के आधार पर? मान लो कलम और जो है कंघा का उत्पादन करना है, कलम और कंघा किसका उत्पादन करेंगे? तो मान लो इसकी कीमत, इससे लाभ मिल रहा है 50 रुपया और इससे मिल रहा है लाभ 10 रुपया, तो किसका उत्पादन करेगा व्यक्ति? इसका उत्पादन ज्यादा करेगा, इसका उत्पादन कम करेगा। तो कीमत में ध्यान में रख करके, कीमत को ध्यान में रख करके लाभ को, यानी कि एक तरह से लाभ को ध्यान में रख करके कौन उत्पादन करता है? निजी व्यक्ति। और निजी व्यक्ति किस में चला जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसी अर्थव्यवस्था को प्यारे बच्चों बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। कौन सी अर्थव्यवस्था? बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था में प्यारे बच्चों प्रमुख रूप से वस्तु की कीमत का निर्धारण खास करके हमारा क्या होता है? मांग और पूर्ति यानी कि सप्लाई के द्वारा होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा। ध्यान रखेंगे बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उस पर किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति का अधिकार होता है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। निजी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा क्या कमाना चाहता है? ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो तो इस प्रश्न का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थव्यवस्था चक्कर लगाता है? मुद्रा जो हमारा करेंसी है, मुद्रा ये ऐसी धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थव्यवस्था चक्कर लगाता है। ये कथन आपका दिया था मार्शल साहब ने। किसने साहब? कौन? मार्शल साहब। और एक व्यक्ति है, ये नाम है इसका हार्टल विदर्स, है ना, हार्टल विदर्स नाम है। तो उस व्यक्ति ने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इस प्रश्न का आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। प्यारे बच्चों समाजवादी जो अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के जितने भी साधन हैं, कौन कौन से साधन है उत्पादन के? भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, तकनीक। इन पांचों उत्पादन के साधनों पर जब हमारा किसका अधिकार होता है? सरकार का। सरकार का मतलब कि लोगों का, सभी लोगों का, है ना। सरकार कौन चुनता है? सरकार को हम और आप चुनते हैं। तो सभी लोगों का, सार्वजनिक लोगों का, पब्लिक का अधिकार होता है। इसको कहते हैं प्यारे बच्चों समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्यारे बच्चों जो सरकार होता है ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? तो ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों लोगों का कल्याण करने का काम करता है। लोगों का क्या करता है? कल्याण करने का काम करता है। सरकार लाभ कमाने के उद्देश्य से यहां पर कोई चीज उत्पादन नहीं करता है, याद रखेंगे। लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लोगों का कल्याण करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या करना? कल्याण करना, उसके जीवन में सुधार लाना। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन हमारा है निवेश गुणक क्या होगा यदि हमारा सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 हो? तो निवेश गुणक का मान पूछ रहा है हमको, अगर हमारा सीमांत बचत प्रवृत्ति, ठीक है, सीमांत बचत प्रवृत्ति अगर हमारा दिया हुआ हो प्यारे बच्चों, तो हमको कह रहा है कि निवेश गुणक का मान क्या होगा। अब ध्यान दो, हमको यहाँ पर सीमांत बचत प्रवृत्ति इसको बोलते हैं एमपीएस, इसका मान दिया हुआ है 0.2 और हमको कह रहा है निवेश गुणक यानी कि के का मान क्या होगा। अब प्यारे बच्चों के का मान एमपीएस के संदर्भ में होता है के बराबर 1/MPS, ये होता है हमारा फॉर्मूला, के बराबर 1/MPS। 1/MPS के जगह 0.2 रख दो, ये डेसिमल उड़ेगा, 0 जाएगा, 2 5 10, तो हमारा के का मान जो निवेश गुणक है इसका मान हो जाएगा 5। ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सबके लिए, आप किसी भी बोर्ड से हो और आप अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 2026 के स्टूडेंट के लिए जो भी एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में, उसके लिए हम लोग एक न्यू बैच शुरू कर दिए हैं और उस बैच का नाम है प्यारे बच्चों सफलता बैच। ठीक है, सफलता बैच। वहाँ पर आपको प्यारे बच्चों सभी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कराए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे इस बार एग्जाम दिए हैं, उसका एग्जाम बहुत बढ़िया गया है, उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं। तो इस बैच में आप आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए 87 096
10,975 इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट कर लेंगे। इसमें प्यारे बच्चों आपका लाइव क्लासेस होगा, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, आपको पीडीएफ दिया जाएगा, है ना। सर लोग जो है स्पेशल गाइड और मोटिवेशन हर तरह से आपको यहाँ पर एक तरह से जो है गाइड किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है ना। उसके बाद प्रमुख से आपका सारा चीज आपका रहता है, लाइव क्लासेस स्पेशल रहती है, आपसे आपके डाउट का सोल्यूशन भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, अभी हमने कहा ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, ठीक। सामाजिक स्वायत्त पूरा का पूरा समाज का यानी सरकार का, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिया जाता है, यहाँ पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये हमारा विशेषता नहीं है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि और समष्टि के रूप में कब विभाजित किया गया था? तो अर्थशास्त्र का अध्ययन 1930 में प्यारे बच्चों 1930 में व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो और मैक्रो में बांट दिया गया था। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से हो, है ना, किसी एक, मान लो ये भारत है, इस भारत की अर्थव्यवस्था का संबंध हमारा किससे हो जाए? ऑस्ट्रेलिया से हो जाए। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के देशों के साथ। तो भारत की अर्थव्यवस्था ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ गया तो इसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं इसको? खुली अर्थव्यवस्था। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर लगता है? यानी मान लो ड्रीम 11 पर पैसा लगाना है, मान लो शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, यहाँ पर कहीं पर सट्टा या लॉटरी लगाना है, तो उस टाइम पीरियड में आपको पूंजी चाहिए, तो आप क्या चाहोगे? लोन चाहोगे। तो कर्ज कब लोगे? जब ब्याज दर हमारा न्यूनतम हो। तो न्यूनतम ब्याज दर पर हमारा जो है प्यारे बच्चों मुद्रा की मांग प्रमुख से हमारा जो है बढ़ जाती है। तो जो हमारा लोन है, ऋण है, मांग है पैसा का, वो बाजार के ब्याज दर पर, मार्केट के इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने एकाधिकारी प्रतियोगिता की अवधारणा, एकाधिकारी प्रतियोगिता का जो अवधारणा है प्यारे बच्चों, एकाधिकारी प्रतियोगिता ऐसा बाजार जहां पर वस्तु विभेद पाया जाता है। वस्तु विभेद मतलब कि हमारा मान ले एक बिस्किट है, तो बिस्किट एक हमारा नॉर्मल हो गया वस्तु, लेकिन बिस्किट में आपको अलग अलग प्रकार की अलग अलग कैटेगरी के बिस्किट देखेंगे। ड्रीम लाइट बिस्किट अलग हो गया, पार्ले जी का बिस्किट अलग हो गया, आइसक्रीम वाला बिस्किट अलग हो गया, है ना, हैप्पी हैप्पी बिस्किट अलग हो गया, मैरी गोल्ड, टॉप गोल्ड, ड्रीम लाइट, सारा है, इतने सारे, लेकिन सबके सब बिस्किट के ही हैं। इसको बोलते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता। ये हमारा सम किसने दिया था? चैम्बरलिन साहब ने दिया था ये कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन हमारा आर्थिक कारण है? आर्थिक कारण पूछ रहा है, ध्यान रखिए। आर्थिक कारण हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन जो होता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध ये हमारा राजनीतिक है, यहाँ पर तो कह दिया राजनीतिक, तो ये राजनीतिक कारण है। व्यापार चक्र ये हमारा आर्थिक कारण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दृश्य मदों के अंतर्गत किसको शामिल करते हैं? दृश्य मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, और मद मतलब होता है वस्तु, वैसी वस्तुएं जिसको हम देख सकते हैं, यानी इसमें बैंकिंग को नहीं देख सकते हैं, सूचना मशीन को देख सकते हैं अपनी आंखों से, है ना, और बीमा ये सब सेवा है। ये सब क्या है? सेवा है। सेवाओं को देख नहीं सकते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे तो देख रहे हैं, लेकिन मैं जो चीज को आपको देख रहा हूँ वो चीज़ आप नहीं देख पा रहे होंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ, देख पा रहे हो मेरा एक्सपीरियंस? नहीं देख पा रहे हो ना। ये मशीन हमारा दृश्य मद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार गुणक का सिद्धांत किसने दिया था? रोजगार गुणक का जो सिद्धांत है प्यारे बच्चों, ये सिद्धांत हमारा दिया था जॉन मेनार्ड कीन्स ने। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो रोजगार गुणक का सिद्धांत में प्यारे बच्चों जो हमारा स्पेशली रूप से निवेश गुणक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। वाई क्या है? व्यक्ति का इनकम है। आई क्या है ना, एक तरह से ये हमारा इनकम है और ये हमारा निवेश है, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य रूप से कारण क्या है? उत्पत्ति का जो ह्रास नियम लागू होता है, साधनों की सीमितता, कि उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। साधनों का अपूर्ण स्थापन, एक साधन के द्वारा दूसरे साधन को पूर्ण रूप से स्थापित नहीं किया जाता है। तो दोनों का दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करने की क्षमता क्या कहते हैं इसको? मान लो हमको भूख लगी और रोटी हमने खाया, इससे हमारी पेट भर गई, तो रोटी के अंदर कुछ ना कुछ छुपा शक्ति था जो हमारी पेट को खत्म कर दिया। मान लो मुझे प्यास लगी, मैंने एक गिलास पानी पिया, पानी के अंदर कुछ ना कुछ शक्ति था जो हमारी प्यास को बुझा दिया। उसी शक्ति को बोलते हैं उपयोगिता, उसी को बोलते हैं क्या प्यारे बच्चों? यूटिलिटी। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे? ये बात कहा था हार्टल विदर्स ने। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का एक कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम बिल्कुल है, कीमत का स्थिर रखना ये काम नहीं है, मूल्य का संचय, लेखा की इकाई सब है, लेकिन हमारा कीमत को स्थिर रखना यह मुद्रा का काम नहीं है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुद्रा के स्थैतिक एवं गत्यात्मक कार्यों का विभाजन है ना, मुद्रा का एक
कार्य स्थैतिक कार्य, एक होता है गत्यात्मक कार्य। दो कार्यों में विभाजन किसने किया था? पॉल एजिंग साहब ने किया था। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध क्या किससे होता है? प्यारे बच्चों दो हमारा होता है, एक होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन, एक होता है हमारा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अगर आपको पूछे कि अल्पकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे होता है, किसका? अल्पकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे होता है? तो अल्पकालीन उत्पादन फलन का संबंध प्यारे बच्चों होता है परिवर्तनशील अनुपात के नियम से। किससे होता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। यह क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है। और अगर आपको पूछे कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे होता है? पैमाने का प्रतिफल से होता है। किससे होता है? पैमाने का प्रतिफल। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी विल बी द राइट ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है? सक्रिय साधन का मतलब कि जो एक्टिव होता है, एक्टिव मतलब कि पूरा गति होता है, गति में। पूंजी नहीं है, श्रम बिल्कुल श्रम है, क्योंकि श्रम प्यारे बच्चों ये हमारा लोग होता है और ये क्या करता है? गति करता है, मशीनों को घुमाने का काम करता है, दौड़ा दौड़ी करने का काम, ईटा गिट्टी बालू ये सब ढोने का काम, ये सब गतिशील हमारा है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साख गुणक क्या होता है? साख गुणक का फॉर्मूला होता है K बराबर 1/CRR, कैश रिजर्व रेशियो। यही होता हमारा साख गुणक। क्या होता है? क्रेडिट कोफिशिएंट। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हमारा स्थिर लागत नहीं है? उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं अल्पकाल में, याद रखिएगा। तो अल्पकाल में बीमे का प्रीमियम ये हमारा स्थिर लागत है। हमको पूछा कि कौन नहीं है स्थिर लागत? ये हमारा है, ये हमारा स्थिर लागत है। ब्याज स्थिर लागत है। उसके बाद फैक्ट्री का किराया, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं है, फैक्ट्री का किराया लगते रहेगा। लेकिन हमारा कच्चा माल ये परिवर्तनशील लागत है, क्योंकि इसमें आप परिवर्तन कर सकते हो, कभी कच्चा माल ज़्यादा लगाओ, कभी कच्चा माल कम। श्रमिक भी कच्चा परिवर्तनशील साधन में माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का रिजर्व बैंक है, भारत का रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसके बारे में कुछ शब्द आपको याद रखना अच्छी तरह से। आरबीआई के बारे में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आरबीआई प्यारे बच्चों भारत का क्या है? सेंट्रल बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल प्यारे बच्चों 1935 में इसकी स्थापना होती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण मतलब कि सरकार का नियंत्रण इसमें कब हो गया था? 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आरबीआई प्रमुख से प्यारे बच्चों ये इसे क्या कहा जाता है? सरकार का बैंक कहा जाता है। सरकार का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को सरकार का बैंक कहा जाता है। आरबीआई प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी नोट होते हैं सभी नोटों को जारी करने का काम करता है आरबीआई। आरबीआई ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों सभी बैंकों को ऋण प्रदान करने का काम करता है, इसलिए इसको ऋणदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋण देने वाला, ऋणदाता के नाम से जाना जाता है। आरबीआई जो है प्यारे बच्चों मार्केट में कितना पैसा जाएगा, यानी कि मुद्रा नीति का निर्धारण, मुद्रा आपूर्ति का जो है ये काम करता है। ठीक है, याद रखेंगे ये हमारा साख को नियंत्रण करने का काम करता है कि किस बैंक को कितना पैसा देना है, बैंक के लिए कौन सी पॉलिसी बनानी है, ये सारा काम करता है आरबीआई। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? भारत का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक हमारा क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? रेगुलेट। अभी हमने कहा मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण आरबीआई करता है, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में से कौन हमारा एक वस्तु पर लगाया गया कर नहीं है? वस्तु पर टैक्स वस्तु कर के अंतर्गत नहीं आता है। जीएसटी में जी हमारा गुड्स यानी वस्तु पर यह है। उत्पाद शुल्क, उत्पादन जो होता है वस्तु उस पर जो टैक्स लगता है बिल्कुल है। वैट ये भी है, लेकिन इनकम टैक्स प्यारे बच्चों ये हमारा आय पर लगाया जाता है, हमारी आय पर, कि अगर सालाना 12 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगेगा, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये गुड्स नहीं है बल्कि इनकम टैक्स हमारा आयकर, ये हमारा एक तरह से जो है हमारा इनकम टैक्स है, आय पर लगाया गया कर है। बचत और आय के संबंध को क्या कहते हैं? बचत यानी कि इसको बोलते हैं सेविंग, और आय यानी कि इसको बोलते हैं वाई। तो प्यारे बच्चों बचत हमारा किस पर डिपेंड करता है? आपके इनकम पर, कि अगर आपका इनकम ज़्यादा तो आपका सेविंग भी ज़्यादा, आपका इनकम कम तो आपका सेविंग भी कम। तो बचत और इनकम के बीच जो संबंध होता है इसको बोलते हैं बचत फलन। क्या बोलते हैं इसको? बचत फलन फंक्शन बोलते हैं इसको। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग में क्या होगी? अगर कॉफी का मूल्य बढ़ जाएगा तो लोग जो है कॉफी पीना छोड़ देंगे, और लोग क्या पीना शुरू कर देंगे? तो जो लोग हैं वो चाय पीना शुरू कर देंगे, चाय का डिमांड बढ़ा देंगे, तो चाय का इससे मांग बढ़ जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति की रेखा की लोच क्या होती है? अक्षों के केंद्र से निकलने वाला, ये निकलने वाला केंद्र से, तो इसकी पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होती है। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
स्थिर मूल्य पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, दो मूल्य पर निकाला जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, एनएनपी, कुछ भी निकालो, दो मूल्य पर। एक हमारा होता है प्यारे बच्चों चालू मूल्य पर। जब हमारा किसी चीज की गणना चालू मूल्य पर करते हैं, इसको बोलते हैं मौद्रिक। क्या बोलते हैं इसको? मौद्रिक। अगर जीएनपी का करते हैं तो चालू मूल्य पर जीएनपी का गणना करते हैं तो मौद्रिक जीएनपी, एनएनपी का गणना करें तो मौद्रिक एनएनपी, जीडीपी का गणना करें तो मौद्रिक जीडीपी। ठीक है। और एक होता है हमारा वास्तविक कीमत पर, यानी कि इसको बोलते हैं स्थिर मूल्य पर। जब हमारा स्थिर मूल्य पर अगर गणना करते हैं किसी भी चीज का तो इसको बोलते हैं वास्तविक। अगर स्थिर मूल्य पर जीडीपी का गणना कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। अगर हम लोग जीएनपी का गणना कर रहे हैं स्थिर कीमत पर, आधार वर्ष इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वास्तविक। तो हमको बोला स्थिर मूल्य पर जब निकालेंगे तो ये वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, मुद्रा नहीं होगा। अभी दोनों में से क्या होगा? हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। तो ये हमारा जीएनपी वाला होगा। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए विल बी द राइट ऑप्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है अगला, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए 1991 में पहली बार आपका नरसिम्हम समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 52। बजट की अवधि क्या होती है? भारत सरकार बजट बनाती है फरवरी में और 1 अप्रैल से शुरू होता है, लागू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा चलता है। ये हमारा एक वर्षीय होता है, वार्षिक होता है। ठीक है, एक वर्षीय, यानी इसी को बोलते हैं वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग जो है का संगठक कौन है? एक खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में प्यारे बच्चों जो हमारा मांग होता है, सामूहिक मांग, इसका फॉर्मूला होता है y बराबर c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये हमारा होता है टोटल डिमांड। ठीक है, टोटल डिमांड यहाँ पर y के जगह कर देंगे एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये हमारा हो गया समग्र मांग। तो क्या क्या रहता है? सी क्या है प्यारे बच्चों? हम सामान्य लोगों के द्वारा जो डिमांड किया था, उपभोक्ता के द्वारा किया गया डिमांड। आई क्या है? निवेश पर किया गया डिमांड, निवेश पर किया गया खर्च। जी क्या है? सरकार के द्वारा किया गया खर्च। एक्स क्या है? एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। एम क्या है? इंपोर्ट यानी कि आयात। ध्यान रखिए, यहाँ पर ध्यान दिया है उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात, ये सारा चीज यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। महामंदी किस वर्ष आया था? अमेरिका में शुरू हुआ था, 1929 में महामंदी आया था, याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का, निम्न में से कौन एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है? ये हमारा प्यारे बच्चों डायरेक्ट टैक्स है। संपत्ति पर लगाएगा डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट ये डायरेक्ट टैक्स है। ये तीनों को गांठ बंद करके याद कर लो, ये तीनों का तीनों डायरेक्ट टैक्स है। बाकी हमारा बिक्री कर ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। बाकी हमारा जीएसटी ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन इसमें से प्राथमिक घाटा का सही माप है? प्राथमिक घाटा का फॉर्मूला होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। तो प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तरलता पाश में ब्याज दर का मान क्या होता है? तरलता पाश यानी कि प्यारे बच्चों सट्टा के लिए, पैसा को कहीं लगा रहे हैं, सट्टा के लिए जो पैसा का डिमांड होता है किस पर निर्भर करता है? ब्याज के दर पर। तो ये सबसे अधिक कब होता है सट्टा के लिए पैसा का मांग? जब ब्याज दर हमारा न्यूनतम हो जाता है, वैसी स्थिति में। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, क्वेश्चन हमारा है 58 नंबर का, उदासीनता वक्र की ढाल क्या होती है? उदासीनता जो वक्र है प्यारे बच्चों, इसकी ढाल होती है नेगेटिव। उदासीनता वक्र ये है हमारा तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र, इसका ढाल हमारा नेगेटिव होता है। ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं उन्नतोदर ढाल का। किसका? उन्नतोदर। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ऋणात्मक ढाल। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस बाजार में मूल्य कम और उत्पादन अधिक होता है? कौन सा ऐसा बाजार है जहां पर वस्तुओं की कीमत सस्ता होती है और उत्पादन हमारा अधिक होता है? तो प्यारे बच्चों वैसा बाजार जहां पर बहुत सारे व्यापारी होंगे, तो यहाँ पर व्यापारी बहुत सारा होगा, तो यहाँ पर उत्पादन ज्यादा होगा, और ज्यादा होने के साथ साथ ज्यादा वस्तु है, ज्यादा बेचने वाले लोग हैं, तो वस्तु का कीमत कम होगा। तो ऐसा बाजार को बोलते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, फुल कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किसने किया था? एक विद्वान है जिसका नाम है गोसेन। एक गोसेन नाम का जो विद्वान है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, ये गोसेन नाम का जो विद्वान है, इस विद्वान ने दो कंसेप्ट, दो अवधारणा दिया था, दो सिद्धांत दिया है। एक हमारा है सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, और इन्होंने दिया था सम सीमांत उपयोगिता का नियम, सम
सीमांत उपयोगिता का नियम। ध्यान रखेंगे, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का पहला नियम, सम सीमांत उपयोगिता को गोसेन का दूसरा नियम कहा जाता है। हमको पूछा है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसने दिया था? गोसेन ने दिया था। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है? सम सीमांत उपयोगिता नियम, इसको गोसेन का दूसरा नियम, इसी को प्यारे बच्चों इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन का नियम। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन का नियम। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस, ये किसने लिखा है? प्यारे बच्चों 1914 में हमारा प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है और 5 साल तक चलता है। 1918-19 में जाकर के हमारा पहला विश्व युद्ध समाप्त होता है और इसके लिए एक शांति समझौता होता है। लेकिन एक व्यक्ति है अर्थशास्त्री जिसका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स, वो व्यक्ति कहता है ये जो शांति समझौता हुआ है बहुत जल्दी भंग होगा और दूसरा विश्व युद्ध बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो उसी ने कहा था इकोनॉमिक्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस, ये हमारा जॉन मेनार्ड कीन्स का है। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मान 0.2 हो और सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान क्या होगा? ये हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दिया हुआ है हमारा 0.2, तो हमको कह रहा है सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान क्या होगा? सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि एमपीएस का मान क्या होगा? अब ध्यान दो, हमने एक फॉर्मूला बताया आपको, एमपीसी प्लस एमपीएस, इन दोनों का योगफल हमेशा 1 के बराबर होता है। तो एमपीसी का मान 0.2 हो जाएगा, प्लस में हमारा एमपीएस हो जाएगा और बराबर हमारा 1 हो जाएगा। इसमें से एमपीएस को निकालेंगे तो 1 माइनस उसको उस पर भेज दो तो 0.2 हो जाएगा। 1 माइनस 0.28 करेंगे तो 0.8 निकलेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा स्टॉक है? स्टॉक किसको बोलते हैं? रुकी हुई चीज, कोई हमारा एक निश्चित बिंदु पर जो होता है हमारा फिक्स टाइम पीरियड में। आय हमारा ये प्रवाह है, क्या है? प्रवाह है। निवेश क्या है? एक प्रकार का फ्लो है, प्रवाह है, ये चलते रहने वाला प्रोसेस है। लाभ हमारा क्या है? ये भी प्रवाह है। लेकिन इसमें हमारा संपत्ति जो है प्यारे बच्चों, ये स्टॉक है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, आपका अभी बैंक अकाउंट में कितना रुपया है, ये रुका हुआ चीज है, तो स्टॉक है। कौन समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय है? समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें राष्ट्र स्तर की बात करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, रोजगार का स्तर, मुद्रास्फीति, गरीबी, बजट, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय की बात करते हैं तो ये समष्टि में चला जाएगा। उपभोग का सिद्धांत ये हमारा व्यष्टि में चला जाएगा। उत्पादन का सिद्धांत व्यष्टि, तो हमारा ऑप्शन समष्टि में चला जाएगा। पहला ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने कहा था अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है? कौन व्यक्ति है जिसने कहा था अर्थशास्त्र क्या है? एक धन का विज्ञान है प्यारे बच्चों। ये कहा था हमारा एडम स्मिथ साहब ने। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारा उत्पत्ति का एक साधन नहीं है? उत्पत्ति के कितने साधन प्यारे बच्चों? 5 साधन। भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी और तकनीक। भूमि, श्रम, पूंजी, लेकिन हमारा मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं है। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के मॉडल में चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए कौन सा शर्त हमारा होगा? संतुलन के लिए ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, 4 क्षेत्रीय, ये हमारा सी प्लस आई, ये 2 क्षेत्रीय, सी प्लस आई प्लस जी 3 क्षेत्रीय, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हमारा है 4 क्षेत्रीय। देखिए यहाँ पर सी 1 हो गया, आई दूसरा हो गया, जी तीसरा हो गया, एक्स माइनस एम चौथा हो गया। तो ये हमारा 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवाओं को शामिल करते हैं? अगर आपको हमसे इकोनॉमिक्स पढ़ना है बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से, बहुत अच्छी तैयारी करनी है आपको इकोनॉमिक्स में, 95+ मार्क्स आपको इकोनॉमिक्स में लाना है, तो आप आसानी से प्ले स्टोर से तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए सफलता बैच। आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, लाजवाब हो जाएगी। आपके सामने इकोनॉमिक्स में कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। आप इतना रेडी, इतना तैयार हो जाओगे, आप सोचना शुरू कर दोगे, अलग तरीके से सोचोगे इकोनॉमिक्स को। आपको लग रहा होगा अभी हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा क्वेश्चन कितना हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है समझाने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी सेवा सभी प्रकार की सेवाओं को शामिल करते हैं तृतीय क्षेत्र में? कृषि ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, संचार ये हमारा तृतीय क्षेत्र है, जमीन से खनिजों को निकालना प्राथमिक क्षेत्र है, निर्माण का कोई भी कार्य हो उद्योग में तो ये द्वितीयक कार्य। तो हमारा तृतीयक पूछा था, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस वक्र का नाम बताइए जो हमारा आर्थिक समस्या को दर्शाता है। वैसी रेखा जो हमारा आर्थिक समस्या को दर्शाता है कि क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, इसे कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान जितनी हमारी वस्तु और सेवाओं का अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, इसके मौद्रिक मूल्य को बोलते हैं कुल राष्ट्रीय उत्पाद, नहीं इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, इसी को बोलते हैं कुल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 71, ES बराबर 0 का अर्थ है पूर्ति की लोच। ES बराबर 0, तो ES बराबर 0 मतलब प्यारे बच्चों इसको बोलेंगे हम लोग पूर्णतः बेलोचदार। क्या बोलेंगे इसको? पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति की लोच। इसका आकार कैसा होता है? तो ये हमारा ऐसा होता है ES बराबर 0, जो कि हमारा y अक्ष के समांतर होता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णतः बेलोचदार। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अस्फीतिक अंतराल किसका माप को बताता है? अस्फीतिक अंतराल। अस्फीतिक अंतराल किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? अस्फीतिक अंतराल का मतलब होता है देश में क्या आ गया है? मंदी आ गया। अर्थव्यवस्था में मंदी का मतलब होता है वस्तु की कीमत का घट जाना, वस्तु का मांग, वस्तु का जो डिमांड है उसका घट जाना, उत्पादन का कम हो जाना, उत्पादन का कम हो जाना, रोजगार का बंद हो जाना, रोजगार न मिलना, रोजगार की कमी हो जाना, ये हमारा है अस्फीतिक अंतराल। ये किसकी माप को बताता है? मांग का घट जाना, न्यून मांग को। ठीक है, तो यहाँ पर मांग का कम हो जाना, न्यून मांग। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये चार चीज याद रखो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे इसका क्वेश्चन का आंसर। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? तो कभी भी वस्तु का निर्धारण होगा वस्तु की मांग और कीमत के द्वारा, कीमत और पूर्ति के द्वारा, ये मांग और पूर्ति के द्वारा, यानी डिमांड और सप्लाई के द्वारा। जहां पर ये डिमांड और सप्लाई बराबर, वहां पर जाके वस्तु का कीमत का निर्धारण हो जाता है। ये हमारा वस्तु का सप्लाई, ये वस्तु का मांग, यहाँ पर हमारा सप्लाई और डिमांड बराबर हो गया, तो इस वस्तु पर वस्तु की कीमत का निर्धारण हो गया। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपए का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, और बाकी जितने भी नोट हैं सभी हमारा आरबीआई के द्वारा, तो वित्त मंत्रालय। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है? बताना है आपको राजस्व प्राप्ति इसमें से कौन नहीं है। राजस्व प्राप्ति वह प्राप्ति जिसमें जो है सरकार की ऐसी प्राप्तियां जिसको सरकार को वापस खर्च नहीं करना पड़ता हो। ठीक है, इसके लिए कोई देयता उत्पन्न नहीं होता है। जितने प्रकार के टैक्स से प्राप्त होता है ना, सभी प्रकार के टैक्स हमारा राजस्व प्राप्ति है। विदेशी अनुदान, सार्वजनिक उपक्रम से लाभ, सभी प्रकार के टैक्स, ये सब हो जाएंगे। लेकिन हमारा ऋण की जो वसूली है प्यारे बच्चों, ये हमारा पूंजीगत प्राप्ति है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है 76 नंबर का। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में प्यारे बच्चों आपका व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, इन तीनों चीजों का अध्ययन करते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कभी भी व्यक्तिगत की बात आ जाए, किसी व्यक्तिगत, व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक कंपनी, एक उपभोक्ता, इन सब का अध्ययन व्यष्टि में चला जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्पादक के निम्न में से कौन कौन से घटक हैं? उत्पादन के 5 साधन, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, तकनीक, तो सबके सब हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, ये हमारा कौन सा भाषा का शब्द है? माइक्रो, मैक्रो, दोनों भाषा हमारा, दोनों शब्द ग्रीक भाषा से आया है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो अर्थशास्त्री है जो कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? कल्याणवादी विचारधारा के कौन नहीं है? जेबी से। कौन नहीं है? जेबी से नाम का विचारधारा व्यक्ति हमारा कल्याणवादी नहीं है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कितनी है? तो 3 केंद्रीय समस्या है। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, ये 3 समस्या होती है। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, या वस्तुओं का वितरण कैसे हो। क्या उत्पादन करें मतलब कि कलम या कॉपी का उत्पादन, कपड़ा या पंखा का उत्पादन, गेहूं या चावल का उत्पादन क्या करें। दूसरी समस्या, उत्पादन कैसे करें, हाथ से करें, मशीन से करें। तीसरी समस्या, इसका उत्पादन किसके लिए करें, अमीर के लिए, गरीब के लिए, इसका वितरण कैसे हो। ये सारी बातें आ जाती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, कौन सी अर्थव्यवस्था है जहां पर निजी व्यक्ति और सरकार ये दोनों सम्मिलित रूप से नियंत्रण करता है, स्थापित, इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में कीमत को ध्यान में रखकर वस्तु का कीमत का निर्धारण, हमने कहा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्पादन संभावना का वक्र का ढाल कैसा होता है? उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऐसे होता है, बायां साइड से लेकर के दायां साइड नीचे की ओर झुका हुआ नेगेटिव ढाल का, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ नेगेटिव ढाल का। ऑप्शन नेक्स्ट हमारा ए हो जाएगा। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हैं, तो ये नहीं, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोसेन का प्रथम नियम इनमें से कौन है? जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया आपको। तो गोसेन का पहला नियम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को। गोसेन का पहला नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का दूसरा नियम। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बजट रेखा किसको दर्शाता है? बजट रेखा जो है प्यारे बच्चों हमारा 2 वस्तुओं, एक वस्तु x, ये वस्तु y और एक वस्तु x, इन दोनों वस्तुओं की कीमत को दर्शाने का काम, मूल्य को दर्शाने का काम करता है, तो इसको बोलते हैं मूल्य अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता
क्या होती है। तो हर अगली इकाई, मान लो हमने आपको 4 रोटी खिलाया, 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी। हमने कहा पहला रोटी जो खाया कितना अच्छा लगा, आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा अच्छा लगा पहला रोटी, सबसे ज़्यादा अच्छा। दूसरा रोटी थोड़ा सा कम लगा उससे, तीसरा रोटी और कम लगा, चौथा तो खाया ही नहीं जा रहा था, उल्टी आ गया था, भर गया पेट ना, पूरी भूख मिट गई ना। तो इस प्रकार से क्या है, हर अगली इकाई से सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। तो ये हमारा क्या होता है, घटते चला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता हम कैसे निकालते हैं। सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा का उपभोग करने से कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी में जो परिवर्तन आता है इसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता। डेल्टा टी यू बेटा डेल्टा क्यू, डेल्टा टी यू बेटा डेल्टा क्यू। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था। उपयोगिता का 2 सिद्धांत, एक हमारा क्रमवाचक सिद्धांत, एक हमारा गणनावाचक सिद्धांत। तो अगर पूछे कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था, तो ये हमारा दिया था मार्शल साहब ने। किसने दिया था, मार्शल साहब ने। लेकिन अगर पूछे कि उपयोगिता का आपका क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था, तो क्रमवाचक सिद्धांत आपका दिया था हिक्स एवं एलन नाम का विद्वान ने दिया था। हिक्स एवं एलन ये 2 विद्वान थे। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है। अर्थशास्त्र में जो उपयोगिता का आशय है, इसका मतलब, इसका आशय क्या है। उपयोगिता बोलते हैं किसी वस्तु के अंदर छुपा वह गुण जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट कर देता हो। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल उपयोगिता जब बाजार में स्थिर हो जाए, जब हमारा स्थिर हो जाता है तब हमारा सीमांत उपयोगिता क्या होता है। कुल उपयोगिता जब हमारा स्थिर हो जाता है, स्थिर होने का मतलब कि अधिकतम पर पहुंच करके रुक जाता है, तो ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता हमारा 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हमारा कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी, और ये हमारा हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, तो हमारा 0 हो जाता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कराया आपको। क्वेश्चन हमारा है मांग वक्र का सामान्य रूप से ढाल क्या होता है। मांग वक्र का ढाल ये है मांग वक्र, ये हमारा बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ ऋणात्मक ढाल का, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मांग में कमी निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। मांग यानी कि जो सप्लाई डिमांड है, मांग है, इसमें कमी आ गया। कमी आने का कुछ भी कारण हो सकता है कि व्यक्ति के आय में भी कमी आ गया हो। व्यक्ति का 10,000 इनकम था, 5,000 हो गया घट करके, तो वस्तु खरीदना कम कर देगा, तो बिल्कुल होगा। क्रेताओं की संख्या में कमी, लोग खरीदने वाले ही नहीं है। आइसक्रीम बेच रहे हो ठंडी में, कौन खरीदेगा भाई, तो इसलिए मांग ही नहीं है। उपभोक्ता की रुचि में कमी, उपभोक्ता का रुचि ही नहीं है, ठंडी में काय आपका आइसक्रीम खाए, गर्मी में आपका स्वेटर क्यों खरीदेगा वो, आ रही बात समझ में। तो ये सब नहीं होता है। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, सबके सब प्रभावित कर। ऐसी वस्तुएं जिसका एक दूसरे के बदले में प्रयोग करते हैं, ऐसी वस्तुएं स्थानापन्न वस्तु। ऐसी वस्तु जो साथ साथ प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं पूरक वस्तु। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से, क्वेश्चन करा दिया, बढ़ जाएगा मांग चाय का। स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण इसमें से कौन है। चाय और चीनी, अगर आप चाय बनाएंगे तो उसमें चीनी डालना ही पड़ेगा, बिना चीनी का चाय बनेगा नहीं। तो ये हमारा पूरक वस्तु है जो कि साथ साथ में प्रयोग होता है। जूता और जुराब, अगर आप शू खरीद रहे हो तो जूता उसके साथ जुराब यानी मोजा भी खरीद करके लोगे ताकि आप सही से पहन पाओ, ये तो हमारा पूरक वस्तु हो जाएगा। कलम और स्याही, अगर कलम खरीद रहे हो तो कलम में स्याही रहेगा ही, इंक रहेगा ही, तब ना लिखेगा, तो ये हमारा पूरक वस्तु। चाय तथा कॉफी ये हमारा स्थानापन्न वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या फिर आनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था। याद रखेंगे, प्रतिशत या फिर आनुपातिक रीति का प्रतिपादन मार्शल साहब ने किया था। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि x की मांग कम हो जाती है तो वस्तु x होगी। अगर उपभोक्ता की आय में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, और इसमें वृद्धि होने से एक वस्तु x है, इस वस्तु की मांग घट जाती है। कौन सी वस्तु होगी, ऐसी वस्तु जिसका आय, व्यक्ति का आय बढ़ने से वस्तु का मांग घट जाता है, इसे कहते हैं निम्न स्तरीय वस्तु। क्या बोलेंगे, निम्न स्तरीय, या फिर इसी को बोलो गिफेन वस्तु। क्या बोलेंगे, गिफेन वस्तु। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। मांग की कीमत लोच किसको बोलते हैं, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, इसी को बोलते हैं मांग की कीमत लोच। तो कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में कितना परिवर्तन हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्पादन फलन में, उत्पादन किसका फलन होता है, तो उत्पादन फलन में जो उत्पादन होता है ये हमारा प्रमुख से कीमत का उत्पत्ति के साधनों का, उत्पत्ति के साधनों का, क्योंकि उत्पादन फलन में Q बराबर फंक्शन होता है भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, तकनीक, है ना, सबका होता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। परिवर्तनशील अनुपात का नियम किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन हमने कहा आपको अल्पकाल से संबंधित है। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हमारा पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल से, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब औसत उत्पाद अधिकतम हो जाती है तब हमारा सीमांत उत्पाद हमारा क्या होगा। जब हमारा
औसत उत्पाद हमारा अधिकतम हो जाता है तब हमारा सीमांत उत्पाद हमारा इसके बराबर हो जाता है। AP यानी एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि सीमांत उत्पादन, तो ये एक दूसरे के बराबर यानी कि समान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? अगर आपको पूछे औसत लागत वक्र या आपको पूछे सीमांत लागत वक्र, ये दोनों का आकार यू आकार का होता है। कैसे होता है? यू आकार का। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। AC का फॉर्मूला, तो प्यारे बच्चों एवरेज कॉस्ट औसत लागत बराबर होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी इसको बोलते हैं औसत परिवर्तनीय लागत प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है? ब्याज स्थिर लागत है, बीमा का प्रतिफल स्थिर लागत है, कच्चा माल ये हमारा परिवर्तनशील लागत है, बाकी ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MR प्रदर्शित करता है। MR यानी कि इसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब हुआ एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा बेचने में आपकी कुल आय में कितना परिवर्तन हुआ। वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा बेचने से आपकी टोटल आय में, टोटल इनकम में, टोटल रेवेन्यू में कितना परिवर्तन आया, डेल्टा TR बटे डेल्टा Q, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा TR बटे डेल्टा Q, मार्जिनल रेवेन्यू। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस बाजार में MR और AR बराबर होता है? एक ऐसा बाजार होता है जहां पर औसत आगम बराबर होता है सीमांत आगम के और ये बराबर होता है वस्तु की कीमत के, और ये चीज हमने पहले ही बताया पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं? सप्लाई का निर्धारक घटक, वस्तु की कीमत। अगर वस्तु की कीमत ज्यादा तो वस्तु का सप्लाई ज्यादा, अगर वस्तु का कीमत कम तो सप्लाई भी कम। संबंधित वस्तु की कीमत कि चावल और गेहूं में चावल की कीमत ज्यादा है तो चावल का सप्लाई ज्यादा होगा, गेहूं की कीमत कम है तो गेहूं की सप्लाई कम होगी। उत्पादन साधनों की कीमत कि उत्पादन के साधन सस्ते हैं तो उत्पादन ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा होगी। उत्पादन के साधन महंगे हैं, उत्पादन कम होगा और वस्तु का सप्लाई भी कम होगा। ये सब प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच, तो पूर्ति और कीमत के बीच जो धनात्मक संबंध होता है इसे कहते हैं पूर्ति का नियम, और ये दोनों के बीच सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% वृद्धि होती है और इससे हमारा पूर्ति में केवल और केवल 5% की वृद्धि होती है तो क्या होगा? तो कीमत में हमारा 60% वृद्धि हो गया, 60%, और इसकी कीमत में हमारा पूर्ति में मात्र 5%, तो 5/12, 5 कम 5, 12 पंचे 60, तो 1/12। 1/12 जो होता है 1 का 12वां भाग, 1 का 12वां भाग मतलब कि 1 से कम, और जो हमारा 1 से कम होता है इसको बोलते हैं बेलोचदार। क्या बोलते हैं इसको? बेलोचदार। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? बाजार के लिए एक क्षेत्र होना जरूरी है जहां पर हमारा क्रेता खरीदने वाला और बेचने वाला विक्रेता दोनों का मुलाकात हो, इसको बोलेंगे बाजार। क्रेता और विक्रेताओं की उपस्थिति होना जरूरी है, दोनों रहना चाहिए तब होगा। वस्तु का एक कीमत होना चाहिए तब ना भाई, वस्तु की कीमत ही नहीं तय हो पा रहा तो कैसे खरीद बिक्री होगा? तो तीनों चीज हमारा जरूरी है। डी विल बी द राइट ऑप्शन। बाजार की स्थिति जिसमें केवल और केवल एक विक्रेता होते हैं, ऐसा बाजार जहां पर केवल और केवल एक विक्रेता, एक यानी कि बेचने वाला, वस्तु बेचने वाला होता है, इसे कहते हैं एकाधिकारी बाजार। क्या बोलते हैं इसको? एकाधिकारी बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्में जो होती है किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में बहुत सारे फर्म होते हैं और सभी फर्म एक ही तरह की वस्तु यानी कि समरूप वस्तु का उत्पादन करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। संतुलन कीमत के निर्धारक घटक कौन से हैं? संतुलन कीमत के निर्धारक घटक होते हैं वस्तु की पूर्ति और मांग, तो दोनों हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार मूल्य पाया जाता है। बाजार मूल्य किस मूल्य बाजार में पाया जाता है? किसमें? अल्पकालीन बाजार मूल्य अल्पकालीन बाजार में, और सामान्य मूल्य दीर्घकालीन बाजार में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मांग अधिक की स्थिति, मांग अधिक की इसको बोलते हैं जब हमारा मांग अधिक हो जाए सप्लाई की तुलना में, इसे कहते हैं मांग अधिक। जब हमारा मांग क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो जब हमारा पूर्ति की तुलना में मांग हमारा अधिक हो जाए इसे कहते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन से घटक है? साधन कीमत निर्धारण का मतलब कि जो हमारा उत्पादन के साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, तकनीक, इन सब का निर्धारण घटक कौन से हैं? तो लगान, मजदूरी, ब्याज। भूमि के बदले में लगान, श्रम के बदले में मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज, ये सब के सब निर्धारक घटक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? आपको सीमा बताना है समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक अर्थशास्त्री विरोधाभास, केवल और केवल पूरे के पूरे समूह का अध्ययन करते हैं, किसी एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। वैयक्तिक इकाइयों का अवहेलना, एक व्यक्ति को ध्यान नहीं रखा जाता, एक व्यक्ति का व्यष्टि में, बिल्कुल दोनों बात सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रोजगार सिद्धांत का संबंध, रोजगार का संबंध सिद्धांत कहाँ किसने दिया था? कीन्स ने दिया था। और इसका कहाँ पर इसका संबंध? रोजगार, मुद्रास्फीति, बजट, ये सब आपका आता है समष्टि अर्थशास्त्र में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार के बारे में, समग्र कीमत, पूरे भारत में वस्तु का कीमत क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सबके बारे में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टॉक के निम्नलिखित में से अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल करेंगे? स्टॉक, मुद्रा की पूर्ति, धन, गोदाम में रखा गेहूं की मात्रा, ये सब के सब क्या है? एक तरह से स्टॉक है, एक तरह से रुका हुआ चीज है। आपके पास कितना धन है, आपके पास मुद्रा की पूर्ति कितना है, गोदाम में रखा गेहूं की मात्रा कितना है, ये सब के सब। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? समष्टि में नहीं पढ़ेंगे। किसके बारे में? राष्ट्र की बात आएगी तो समष्टि में पढ़ेंगे, विदेश बिल्कुल पढ़ेंगे। मांग का नियम, तो केवल मांग का नियम हमारा व्यष्टि में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चक्रीय प्रवाह में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है? चक्रीय प्रवाह में, चक्रीय प्रवाह किसको बोलते हैं? ये हमारा है परिवार, है ना, परिवार लोग, है ना, परिवार, आपका हमारा परिवार जो होता है। और एक हमारा ये कंपनी, ये कंपनी क्या करता है प्यारे बच्चों? यहाँ से लोगों को मंगाता है, यहाँ पर क्या करता है? मजदूरी पर रखता है और इससे काम लेता है, और काम के बदले में इसको क्या देता है? मजदूरी देता है। क्या देता है? रुपया देता है। और इस रुपया से ये क्या करता है? इस कंपनी से वस्तु खरीदता है, और खरीदने के बदले में इस वस्तु को देता है ये इसको, और वस्तु के बदले में ये इसको रुपया देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। तो जब वस्तु का प्रवाह होता है इसको बोलते हैं वास्तविक प्रवाह, जब पैसा का प्रवाह होता है तो इसको बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह, यानी कि प्रवाह दो प्रकार का होता है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल करते हैं? है ना, प्रवाह, उपभोग, निवेश, आय, इनमें से सभी, ये सब के सब फलों के अंतर्गत कंटिन्यूसली बहने वाला, कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है हमारा। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत यानी कि NNP एट फैक्टर कोस्ट, है ना, फैक्टर कोस्ट पर जो हमारा NNP निकालते हैं इसे को कहते हैं राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल इनकम। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र हमारा सम्मिलित रहता है? एक अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र मुख्य रूप से होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? भूमि, वन, खनन, ये सब के सब हमारा पर्यावरण से जुड़ा हुआ सीधा सीधा प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, है ना, खनन, जमीनों से खनिज को निकालना, शिकार करना, ये सब के सब आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत बीमा, ये हमारा तृतीय क्षेत्र है, व्यापार ये हमारा तृतीय क्षेत्र है, विनिर्माण ये द्वितीय क्षेत्र है, बैंकिंग ये तृतीय क्षेत्र है। तो हमको द्वितीय पूछा था तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ बताना है आपको। सरल प्रणाली, बिल्कुल वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन बहुत आसानी से हो जाता था, तो ये हमारा लाभ है। आपसी सहयोग में वृद्धि, लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, हाँ भाई और बताओ हाल समाचार ठीक है ना, तो खबर खरीद लेते थे, है ना, सामान लेने देंगे। आर्थिक असमानताएं नहीं, कोई आर्थिक असमानता नहीं, कोई बहुत ज्यादा गरीब बहुत ज्यादा अमीर ये सब चीज नहीं चलता था, सब वस्तु से लेन देन। तो ये हमारा सबकी सब विशेषताएं वस्तु विनिमय प्रणाली का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुद्रा के कार्य क्या है? मुद्रा विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, विनिमय जो है विलंबित भुगतान का माप। तो ये सब के सब हो जाएंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन हमारा इसमें विधि ग्राह्य मुद्रा है? विधि ग्राह्य मुद्रा मतलब कि इसको बोलते हैं लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब कि जिसको हमारा कानूनी तरीके से सरकार के द्वारा वैध ठहराया जाता है, इसको बोलते हैं प्रचलन मुद्रा, जो हमारे पास आपके पास नोट रहता है, प्रचलित पत्र मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य क्या होते हैं? जो व्यापारिक वाणिज्यिक बैंक होते हैं ये प्रमुख से हमारा खाता खोलने का काम करता है, हमें ऋण देने का काम करता है, हमें ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड देता है ना, ये सब काम करता है कि नहीं? जमा स्वीकार करता है, जमा स्वीकार करना, ऋण देना, साख का निर्माण करना, ये सब के सब काम करता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देश में कागजी नोट जारी करने का काम कौन करता है? तो देश में जो कागजी नोट है प्यारे बच्चों, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी कागजी नोट हैं RBI भारत का केंद्रीय बैंक जारी करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है? आपको गुणात्मक विधि बताना है कि कौन सा हमारा प्यारे बच्चों, एक हमारा होता है गुणात्मक विधि, एक होता है हमारा प्यारे बच्चों मात्रात्मक। अगर आपको पूछे कि मात्रात्मक विधि कौन सा है तो मात्रात्मक में प्यारे बच्चों आपको याद रखना है CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसको बोलते हैं खुले बाजार की क्रिया, ये सबको शामिल करते हैं मात्रात्मक में। गुणात्मक में किसको शामिल करते हैं? साख की राशनिंग, नैतिक रूप से दबाव बनाना, नैतिक रूप से दबाव बनाना, प्रत्यक्ष रूप से बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करना, है ना,
ये सब हमारा आता है ये गुणात्मक में। तो ये नकद कोष अनुपात इसी को बोलते हैं CRR, तो ये हमारा मात्रात्मक है। उपभोक्ता साख पर नियंत्रण करना, उपभोक्ता साख का नियंत्रण, ये हमारा गुणात्मक है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी खुले बाजार की क्रिया, बैंक दर, ये सब के सब हमारा मात्रात्मक है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण कौन करता है, ये क्वेश्चन हमारा आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साख मुद्रा का विस्तार होता है, साख मुद्रा का विस्तार मतलब कि ऋण लेना आसान कब होता है, जब हमारा CRR घटता है तो ऋण लेना आसान हो जाता है, और जब हमारा CRR बढ़ता है तो ऋण लेना महंगा हो जाता है। जब घटेगा तो सस्ता, जब बढ़ेगा तो हमारा महंगा। तो हमारा जब हमारा CRR घटता है तो साख का विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिम्हम समिति का संबंध 1991 बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1980 में टोटल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, याद रखेंगे 1949 में आपका RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, 1956 में आपका SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, 1969 में आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1980 में आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये याद रखेंगे, ये आसानी से याद रहेगा। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैक्रो अर्थशास्त्र से क्या तात्पर्य है, मैक्रो का मतलब होता है व्यापक स्तर पर अध्ययन करना, बड़े स्तर पर, बड़े इकाई का अध्ययन, संपूर्ण देश का, संपूर्ण देश, ये सब आ जाएंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन हमारा मैक्रो अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, मैक्रो का विषय नहीं है। दूध का मूल्य, किसी वस्तु, एक वस्तु, दूध का मूल्य, ये हमारा WST में चला जाएगा। हमको पूछा है समष्टि के बारे में। नागरिकों की शिक्षा, नागरिकों की समुचित प्रतिरक्षा सेवा, उसका रक्षा करना, नागरिकों के लिए प्राथमिक सेवा, ये सब के सब नागरिक, नागरिक मतलब पूरे देश के बारे में बात करें, और जब भी देश के बारे में बात करते हैं तो ये समष्टि में चला जाता है। लेकिन हमारा इसमें से कौन नहीं है, तो ये हमारा नहीं है, ये WST का है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन हमारा इसमें से प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लौह अयस्क प्रकृति के द्वारा, कोयला, कच्चा तेल, ये सब प्रकृति के द्वारा, लेकिन मानव के पास जो श्रम होता है, मजदूरी, ये हमारा होता है मानव, ठीक है, मानव निर्मित। सरकारी विभागों में कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वो अपने कार्य के बदले में क्या लेते हैं, क्या कमाते हैं। तो कार्य करने के बदले में मान लो कोई व्यक्ति है और सरकारी इसका नौकरी है, सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, तो अपने काम पढ़ाने के बदले में क्या लेता है, अपना सैलरी लेता है, अपना क्या लेता है, वेतन लेता है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, उत्पादन का एक बड़ा अंश जो बेचा नहीं जाता ताकि बल्कि परिवार के द्वारा उसको स्वयं ही अपने लिए उपयोग कर लिया जाता है, ये कथन हमारा प्रमुख से, ये हमारा किस क्षेत्र के लिए ऐसा होता है ना, किस क्षेत्र के लिए। तो प्यारे बच्चों, हमारा बहुत बड़ा मात्रा हमारा हम अपना खा लेते हैं, अपने लिए उपयोग कर लेते हैं, ये हमारा कृषि क्षेत्र में, कि चावल का उत्पादन किए, गेहूं का उत्पादन कर लिए, पहले अपना परिवार के सदस्य के रखो, फिर बाद में बेचो उसको, ठीक है। उत्पादन में योगदान देने के लिए पूंजी के प्रतिफल को, तो पूंजी के बदले में प्यारे बच्चों क्या लिया जाता है, पूंजी का प्रतिफल हमारा ब्याज होता है, भूमि के बदले में किराया, श्रम के बदले में मजदूरी, उद्यमी के बदले में लाभ। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए किया गया खर्च क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना है, उत्पादन पूंजी का निवेश को बढ़ाना है, तो इसको बोलते हैं निवेश खर्च, निवेश व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन इसमें से पूंजीगत वस्तु नहीं है, मशीन, औजार, वॉशिंग मशीन, उपकरण। तो ध्यान रखेंगे, पूंजीगत वस्तु बोलेंगे ऐसी वस्तु जिससे हमें कमाई हो, है ना, अर्निंग होता है। तो मशीन, औजार, उपकरण, ये सब के सब पूंजीगत वस्तु है। लेकिन धुलाई मशीन जो है आपका, वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोने वाला, आप घर में यूज करते हो अपना कपड़ा धोने के लिए, तो इससे हमें कमाई नहीं होती है। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में किन वस्तुओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, अंतिम वस्तु और सेवाओं को जोड़ते हैं, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। I माइनस एस प्लस जी माइनस टी बराबर एम माइनस एक्स। इसमें एम माइनस एक्स क्या है, आई इन्वेस्टमेंट, सेविंग यानी कि एस से सेविंग बचत, जी से सरकार के द्वारा किया गया खर्च, टी से टैक्स, एम से इंपोर्ट आयात, एक्स से एक्सपोर्ट निर्यात। तो इसमें से एम और एक्स क्या है, तो एम हो गया आयात और एक्स हो गया हमारा निर्यात। आयात और निर्यात का अंतर, इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों व्यापार संतुलन। एक तरह से ये व्यापार घाटा को दर्शा रहा है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, पेट्रोल पर सरकार के द्वारा लगाया गया जो टैक्स होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, सरकार, राज्य सरकार वसूल करती है, फिर हमारा भारत सरकार, केंद्र सरकार के पास जाती है, तो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है, निवल अप्रत्यक्ष कर, इसको बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर होता है अप्रत्यक्ष कर में से उपादान को घटा देना। जब हमारा अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को घटा देते हैं तो निकलता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर किसी देश की मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद 1650 हो, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1100 हो, तो सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीति का मान क्या होगा, इसको बोलते हैं GDP अवस्फीति यानी कि डिफ्लेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, जो हमारा मौद्रिक दिया हुआ है, मौद्रिक इसको ऊपर में रखो,
है ना 1650, और जो हमारा वास्तविक दिया हुआ है इसको नीचे में रखो, है ना, कितना दिया हुआ है 1100, और गुना में करो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100, तो 0000 कैंसिल, इसको काटो, 11 कम 11 और कितना बचा 5, 55, 11 पचे 55, जीरो उतर गया, तो 150% हमारा हो गया ये क्या, इसी को बोलेंगे अवस्थितिक जीडीपी डिफ्लेक्टर। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, यदि आधार वर्ष एवं चालू वर्ष के बीच में के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद एवं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में क्या अंतर होगा। ध्यान दो, अगर प्यारे बच्चों हमारा वस्तु और जो आधार वर्ष या और चालू वर्ष है इसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है ना, समान अंतर, कोई कीमत में परिवर्तन नहीं, समान कीमत है, तो समान कीमत पर चाहे आप मौद्रिक जीडीपी निकालो या हमारा वास्तविक जीडीपी निकालो, ये तो हमेशा बराबर ही निकलेगा। बराबर निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल बराबर निकलेगा। तो जीडीपी और जीएनपी, या जीडीपी हमारा ग्रेड जीडीपी जिसको बोलेंगे जीडीपी, यानी कि ये हो गया हमारा जीडीपी, ये हो गया हमारा मौद्रिक, और ये जीडीपी हमारा हो गया वास्तविक। तो वास्तविक और ये दोनों बराबर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें से कौन सा कथन हमारा सही है। वैयक्तिक आय, वैयक्तिक आय किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर 100 रुपया मिल रहा है पढ़ाने का, तो ये हमारा कहलाएगा वैयक्तिक इनकम। लेकिन इस 100 रुपया में मैंने 50 रुपया सरकार को टैक्स, 20 रुपया हमने सरकार को टैक्स दे दिया, तो 20 रुपया इससे घटा दिए तो कितना बचा 80 रुपया। इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रयोज्य डिस्पोजेबल इनकम, प्रयोज्य आय। तो जब हम लोग प्यारे बच्चों वैयक्तिक आय जो है, वैयक्तिक आय क्या है, पर्सनल इनकम 100 रुपया, डिस्पोजेबल इनकम 80 रुपया, तो ये बड़ा हो गया। यानी कि इससे पता चला कि जो हमारा वैयक्तिक आय होता है, वैयक्तिक आय होता है, ये हमारा ज़्यादा होता है किससे, प्रयोज्य आय से। प्रयोज्य आय से हमारा ज़्यादा होता है वैयक्तिक आय। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वैयक्तिक आय बड़ा होता है प्रयोज्य आय थे। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कौन विनिमय का माध्यम है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, सोना, चांदी, विदेशी मुद्रा, विधिग्राह्य मुद्रा, इसको बोलते हैं लीगल टेंडर। लीगल टेंडर जो सरकारी नोट है हमारा। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, क्वेश्चन हमारा अगला है 155 नंबर का, मुद्रा की क्रय शक्ति किस पर निर्भर करती है। मुद्रा के खरीदने की जो क्षमता होती है ना, यह निर्भर करती है मुद्रा के संचलन वेग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, सट्टा के लिए मुद्रा की मांग कब अनंत लोचदार, बहुत ज्यादा हो जाता है मांग, कब, जब बाजार में ब्याज दर न्यूनतम पर चला जाता है। जब ब्याज दर हमारा न्यूनतम हो जाता है तो उस समय मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं तरलता पाश। बैंक से उधार लेने का ब्याज दर एवं जमा खाता पर दिया गया ब्याज दर, ये इसमें क्या अंतर होता है। प्यारे बच्चों, जो हमारे जमा खाता में जो ब्याज दर होता है ना, बैंक हमें इसमें लगभग 2.5 से 3% ब्याज देती है, और अगर हम सरकार से, हम बैंक से उधार लेते हैं तो हमसे कितना % लेता है, 7% लेता है हमारा ब्याज। देखो, तो जब लोन देगी ना 7% ले रहा है, और हमारा पैसा पर मात्र 3%, यानी कि जो बैंक का ब्याज दर होता है ना वो ज्यादा होता है, और जो हमारा हमको दिया जा रहा है इसको, ये क्या होता है, कम होता है। इन दोनों का अंतर इसी को बोलते हैं कीमत लागत अंतर। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन हमारा अंतिम ऋणदाता कहते हैं। अंतिम ऋणदाता मतलब कि अंतिम रूप से ऋण देने का काम आरबीआई करता है, भारत का केंद्रीय बैंक करता है। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निवेश गुणक डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई का सही सूत्र क्या है। डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई के बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई बराबर, इसी को बोलते हैं 1/1 माइनस MPC, इसी को बोलते हैं 1/1 माइनस MPC को केवल C से भी डिनोट करते हैं, तो 1/1 माइनस C। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 हो तो के का मान क्या होगा। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC का मान 0.8 हो तो कह रहा है कि के का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, के का मान होगा 1/1 माइनस MPC। फॉर्मूला लगाओ, 1/1 माइनस MPC में 0.8 घटा दो, इसको 1 से 0.8 जाएगा तो 0.2, ये पॉइंट उड़ेगा तो 10, 2 5 10, कितना निकल जाएगा 5। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सकल राशि को से घाटा में से जब ब्याज भुगतान को घटा देते हैं तो इससे निकलता है प्राथमिक घाटा। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। समीकरण y बराबर c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है ना, जी, इसमें g का प्रतिनिधित्व, इसमें y क्या है, राष्ट्रीय आय है, c क्या है, लोगों के द्वारा किया गया खर्च है, उपभोग है, आई क्या है, निवेश पर किया गया खर्च है, जी क्या है, सरकार के द्वारा किया गया खर्च है, तो सरकार के द्वारा किया गया व्यय। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि एक कमीज की लागत अमेरिका में $8 हो और हमारा भारत में 400 रुपया हो तो रुपये और डॉलर की विनिमय दर, जो एक्सचेंज रेट है, वो क्या होगा। हमको कह रहा है कि प्यारे बच्चों, एक कमीज जो हमारा अमेरिका में कितना रुपया है, कितना डॉलर है, $8, और उसी कमीज का कीमत भारत में कितना है, हमारा 400 रुपया है। कितना है, 400 रुपया। तो अब प्यारे बच्चों हमको कह रहा है कि रुपये और डॉलर का प्यारे बच्चों विनिमय दर, तो हम यहाँ पर अगर निकाल रहे हैं कि नॉर्मली रूप से एक डॉलर जो है हमारा कितना रुपया के बराबर होगा, तो $1 बराबर हमारा कितना रुपया के बराबर होगा, 400
रुपया हमारा हो गया बटे $8, तो 8 5 40, $1 50 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1464, इनमें से कौन सी हमारा वस्तुओं की श्रेणी का भाग है? वस्तु की श्रेणी में जाएगा। ध्यान दो, वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। चिकित्सा नहीं देख सकते हैं, अध्यापन नहीं देख सकते, बैंकिंग, पुस्तक यानी कि जो किताब है इसको छू सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन अर्थव्यवस्था की हमारा आधारभूत गतिविधि है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय। कोई भी अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पादन होता है, उपभोग होता है, निवेश होता है, ये सब तो नॉर्मल बात है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का कौन समन्वय करता है? उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? बाजार अर्थव्यवस्था। तो हमने कहा बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी लोगों का अधिकार होता है, तो जो उद्यमी होते हैं ना वही उसको नियंत्रित करने का। बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का कौन हमारा समन्वय करता है? उद्यमी नहीं होगा। बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत प्रमुख से भूमिका निभाएगा। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र के विषय में कौन सा कथन सही है? अर्थशास्त्र एक सकारात्मक विज्ञान है, बिल्कुल सही बात है। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। अर्थशास्त्र हमें कहता है, बताता है कि भारत में बेरोजगारी का स्तर क्या है? 7%। फिर अर्थशास्त्र हमको कहता है कि बड़े बेरोजगारी का स्तर 3% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ये आदर्श कितना है? 7% सकारात्मक। ये हमारा नीति निर्धारण करने में मदद करता है। तो ये सब कैसा हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, ये हमारा क्या है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। ये क्या है? अर्थव्यवस्था की मूल समस्या, केंद्रीय समस्या। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व दोनों का ये होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। P1 x1 प्लस P2 x2 इज लेस देन और इक्वल टू M है। M क्या है? व्यक्ति का इनकम है। P1 क्या है? एक वस्तु 1 की कीमत है। x1 क्या है? वस्तु 1 की मात्रा है। P2 क्या है? वस्तु 2 की कीमत है। x2 क्या है? वस्तु 2 की मात्रा है। तो हमको कह रहा है कि इसमें असमता P1 x1 प्लस P2 x2 इज ग्रेटर देन और इज लेस देन और इक्वल टू M, ये बजट रेखा को, बजट रेखा ने बजट सेट को दर्शा रहा है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक रैखिक मांग वक्र DP बराबर A माइनस BP हो तो हमारा शून्य कीमत पर मांग कितना होगा? तो हमको कह रहा है DP बराबर फंक्शन दिया हुआ है A माइनस BP। हमको कह रहा है यदि ये वस्तु का कीमत 0 ले ले तो D 0 रख लो यहाँ पर, बराबर A माइनस B गुना P के जगह 0, तो A माइनस B गुना 0 0, तो यानी कि A हो जाएगा। मांग हमारा कितना के बराबर? जब वस्तु की कीमत 0 तो वस्तु का मांग A के बराबर। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की मांग किस दिशा में गति करेगा? भाई गर्मी का मौसम है, काहे आइसक्रीम खाना है? नहीं सर, आइसक्रीम तो गर्मी में ही खाया जाता है, तो गर्मी में आइसक्रीम का मांग बढ़ जाएगा। और जब भी किसी चीज का मांग बढ़ता है वो दाहिने तरफ खिसक जाता है, तो दायां तरफ चला जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि मांग वक्र लोचहीन होगी तो उसके मूल्य मांग की लोच का मान क्या होगा? अगर मांग वक्र हमारा लोचहीन हो गया, लोचहीन का मतलब कि पूर्णतः बेलोचदार, और पूर्णतः बेलोचदार की स्थिति में हमारा ईडी बराबर होता है 0। क्या होता है हमारा? ई 0। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नमक के मूल्य में वृद्धि, जो मांग की लोच है क्या होगी? नमक का मूल्य ये अनिवार्य वस्तु है। अनिवार्य वस्तु का मतलब हुआ कि इसके कीमत में कितना परिवर्तन करो, इसके कीमत में कितना परिवर्तन करो, इसके मांग में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। मांग हमारा जस का तस रहेगा, तो यही हमारा होता है ईडी बराबर 0। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरल समान लोच ईपी बराबर हमारा 1 है। इस मांग वक्र का आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है आयताकार अति परवलय। कैसा होता है? आयताकार अति परवलय। ठीक है, आयताकार अति परवलय। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन किस स्तरीय जो है निम्न स्तरीय वस्तु का उदाहरण? इसमें से कौन? जो मोटे अनाज होते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब मोटे अनाज, ये सब के सब क्या है? निम्न स्तरीय वस्तु है। दाल, चावल, सब्जी, मोटा अनाज। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन हमारा स्थिर आगत है? स्थिर आगत मतलब कि स्थिर लागत इसमें से कौन है? कच्चा माल ये परिवर्तनशील लागत है, श्रम ये परिवर्तनशील लागत है, पूंजीगत उपकरण पर किया गया खर्च ये हमारा स्थिर लागत है। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा काल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं? याद रखेंगे प्यारे बच्चों, अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन परिवर्तनशील और कुछ साधन स्थिर, लेकिन दीर्घकाल में उत्पादन के सभी के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकाल में किन आगतों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? अल्पकाल में, तो अल्पकाल में जो हमारा प्यारे बच्चों स्थिर आगत होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो, केवल परिवर्तनशील साधनों में कर सकते हो। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें से कॉफ डगलस का सिद्धांत कौन सा है? कॉफ डगलस का सिद्धांत है Q बराबर
Q बराबर x1 अल्फा है ना, x1 अल्फा गुना है ना x2 बीटा, x1 अल्फा गुना x2 बीटा, ये है हमारा कॉब डगलस का सिद्धांत। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉब डगलस का उत्पादन फलन Q बराबर x1 अल्फा प्लस Q1 अल्फा है ना बीटा, ये वाला ध्यान रखना प्यारे बच्चों। इसका हमारा कॉब डगलस का सिद्धांत Q1 ये हो जाएगा हमारा है ना x1 अल्फा प्लस x2 बीटा। हमको कह रहा अगर इसमें Q बराबर x1 अल्फा प्लस x2 बीटा में ए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 से अधिक हो तो प्यारे में ध्यान रखेंगे, जब हमारा अल्फा और बीटा 1 के बराबर हो जाता है तो इसको बोलते हैं स्थिर पैमाने का प्रतिफल। क्या बोलेंगे इसको? स्थिर पैमाने का प्रतिफल। जब हमारा अल्फा प्लस बीटा 1 से बड़ा हो जाए, ऐसी हो जाए, तो इसको बोलते हैं बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर हमारा अल्फा प्लस बीटा 1 से कम हो जाता है, इसको बोलते हैं घटते पैमाने का प्रतिफल। इस प्रश्न का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्मों की संख्या क्या होती है? बहुत सारी संख्या होती है, बड़ी संख्या में होती है, बहुत सारे फर्म होते हैं, व्यापारी बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, बाजार मूल्य P तथा फर्म के निर्गत Q के गुणात्मक फलन को क्या कहते हैं? वस्तु का बाजार मूल्य P हो गया और हमारा फर्म का निर्गत हमारा आउटपुट हमारा क्या है? Q। इन दोनों के बीच जो संबंध होता है इसे क्या कहते हैं? ये अच्छा, इन दोनों के बीच का गुणनफल है ना, P वस्तु की कीमत P और वस्तु की बेची गई मात्रा Q, ये जो निकालेंगे प्यारे बच्चों इसी को बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं इसको? कुल संप्राप्ति। क्या बोलते हैं? कुल संप्राप्ति। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रत्येक खरीदार और विक्रेता क्या है? तो प्रतिस्पर्धी बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी खरीदने वाला और विक्रेता ये सब के सब कीमत को स्वीकार करते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। प्रति इकाई कर लगाने से पूर्ति का जो लोच है, अगर टैक्स लगाएंगे प्रत्येक वस्तु पर तो टैक्स लगाने से वस्तु सस्ता होगी कि महंगा? तो वस्तु महंगा हो जाएगा, और वस्तु महंगा हो जाएगा यानी कि वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा, और वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा तो आप खरीदोगे किसी वस्तु को? नहीं खरीदोगे ना, मांग घटा दोगे। और जब मांग घटता है तो बायां तरफ, मांग बढ़ता है तो दायां तरफ, तो मांग घट रहा है तो बायां तरफ चला जाएगा। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्गम से होकर के जाने वाली सीधी पूर्ति रेखा की जो लोच होती है ये हमारा बीचों बीच से जाती है, तो ये हमारा इकाई के बराबर है ना। जितना हमारा बढ़ रहा है कीमत उसी प्रकार से हमारा उसका पूर्ति भी बढ़ रहा है, तो हमारा ES बराबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि QD मांग की मात्रा हो और QS पूर्ति की मात्रा हो तो संतुलन कीमत पर क्या होगा? संतुलन कीमत पर बच्चों, संतुलन, जब भी संतुलन की बात आएगी याद रखेंगे बराबर आएगा। तो QD बराबर QS, जब हमारा सप्लाई डिमांड के बराबर होता है इसी को बोलते हैं संतुलन। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा है, उच्चतम निर्धारित कीमत P मैक्स और संतुलन कीमत में क्या संबंध होता है? P मैक्स और संतुलन कीमत, ध्यान रखेंगे। जो हमारा P मैक्स है यानी कि मैक्सिमम निर्धारित कीमत, मैक्सिमम निर्धारित कीमत की मतलब क्या हुआ कि बाजार में जो हमारा संतुलन कीमत है ये हमारा हुआ संतुलन कीमत है ना, संतुलन कीमत है ना। अब सरकार ने क्या किया कि कुछ ऐसी वस्तुएं जैसे कि चावल हो गया, जैसे कि दाल हो गया, जैसे कि गेहूं हो गया, सरकार गरीब लोगों का कल्याण करने के लिए, उसका पेट भरने के लिए क्या करते हैं? कम कीमत पर वस्तुओं को रखती है। तो यानी कि जो संतुलन कीमत होता है इसका कीमत बाजार कीमत से कम होता है, यानी कि जो हमारा P मैक्स होता है इज लेस देन बाजार का कीमत जो हमारा मार्केट में होता है, तो हमारा लेस देन होता है। तो P मैक्स इज लेस देन PE। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन हमारा है एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। प्यारे बच्चों इससे पहले मैं बोलूंगा, आप लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना नहीं भूलिएगा, और बच्चे सबको जरूर बोलना है, आप सब किसी को नए बच्चों को जोड़ना है। और प्यारे बच्चों नया बैच हमारा स्टार्ट हो गया है, आपको हमने बता दिया, सफलता बैच। अगर बेहतरीन तरीके से आप हमसे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं है ना, सफलता बैच 2026 के लिए हमारा शुरू हो गया है। तो अच्छी तरह से आप पढ़ना चाहते हैं, अपना तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में आप टॉप करना चाहते हो, मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है आपका है ना, मैं प्रॉपर तरीके से आपको इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी और इंग्लिश सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन के लिए आपका नंबर है 8709 10 975, इस नंबर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन हमारा लास्ट है, इसी के साथ सेशन समाप्त हो जाएगा कि हमारा निम्नतम जो निर्धारित कीमत होता है इससे हमारा कृषि में क्या समस्या उत्पन्न होती है। निम्नतम निर्धारित कीमत इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, एक तरह से है ना, सरकार के द्वारा जो कृषि पर दिया जाता है। प्यारे बच्चों जब हम ये क्या कहती है, सरकार कहती है कि कृषि का उत्पादन करे, किसान क्या करे? उत्पादन करे, और अगर किसान का उत्पादन नहीं बिके, अनाज चावल गेहूं अगर वो बेचने के लिए मार्केट में जाए, सही दाम पर नहीं बिके तो हम उसको खरीदेंगे। तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु खरीदेगा तो सरकार के
के पास पूर्ति बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सरकार के पास पूर्ति ज़्यादा हो जाएगा, अधिपूर्ति। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन हमने कराया। आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, मुझे उम्मीद है बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारा सेशन जो था ये होता है हमारा द एंड। आई होप कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जाते जाते बढ़िया सा दिल दे दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को। कैसा लगा ये सेशन आपको रिव्यू में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद एंड बाय, टेक केयर।